हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, चुनावों की गणना तो चल रही है, मतों की गणना। मेरे ख्याल से आप सभी आज अपने फोन या टेलीविजन से चिपके हुए होंगे और लगातार उसका अपडेट देख रहे होंगे। हम सभी को बड़ा इंटरेस्ट आता है इसमें, एकदम क्रिकेट मैच जैसा रोमांच होता है कि भाई कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सा दल कितनी सीटें जीत रहा है, देश में आने वाली सरकार किसकी बन सकती है। अब काफी हद तक नतीजे थोड़े चौंकाने वाले भी रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। उन पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन परिणाम पूरे आ जाएं उसके बाद चर्चा करेंगे। अभी तक जो अभी शुरुआती रुझान है उन पे चर्चा करने का कोई खास औचित्य है नहीं। लेकिन आज मैं अगले 10 मिनट में या उससे थोड़े कम समय में आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि यार ये मतों की गणना जो होती है चुनावों के बाद, ये आखिरकार होती कैसी है। यानी कि जो आपका ये वोट की काउंटिंग का दिन होता है, ये दिन कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, और इसमें क्या क्या मुख्य कदम होते हैं, क्या क्या मुख्य चरण होते हैं। आमतौर पे इनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। तो उन भ्रांतियों को दूर करते हुए मतगणना का जो ये पूरा कदम है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कैसे ली जाती है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको अगले 10 मिनट में अच्छे से समझा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। याद रखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है, जैसे लोकसभा चुनाव या कई सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव या फिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह वगैरह, तो आप देखेंगे उस साल उन चुनावों से जुड़ा हुआ सवाल यूपीएससी में अक्सर पूछा गया है। ये एक तरीका रहा है यूपीएससी का। राष्ट्रपति जैसे 5 वर्ष में एक बार चुने जाते हैं, तो जिस साल राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई सवाल आमतौर पे पूछा जाता है। लोकसभा चुनाव जब होता है तो आमतौर पे आम चुनावों से जुड़ा कोई सवाल जरूर पूछा जाता है। तो लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारी को आप थोड़ा कठोर रखें, थोड़ा सा एक सही से बनाकर रखें, उसको कमजोर ना होने दें, उसको इग्नोर ना करें ये सोचकर कि ये तो बेसिक बातें हैं, इनको क्या समझना। ठीक है, ये बात याद रखिए। चलिए, तो भाई देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अच्छा पहले वो शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 10 जून से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे से। ये आप लोग जानते हैं। AJ लाइव कोड आपको लगाना है, जो मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, और AJ लाइव कोड लगा के ये 10 जून वाला जो बैच है जो शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है, आप इससे 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको इवैल्यूएशन होकर मिलेगा, और साथ के साथ आपको इसमें जो है प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको, सब कुछ जो मैंने बताया आपको, ये सब मिल जाएगा 27,999 में, अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे जाकर हमारी वेबसाइट या ऐप पर। तो आज ही जुड़ जाइए, 10 तारीख से बैच शुरू है। याद रखिए, प्री में समय अब कम बचा है, ठीक है। चलिए, तो भाई अब आते हैं हमारी चर्चा पर फटाफट। तो भाई देखो, सीधी सीधी बात यह है कि भारत में चुनाव का जो पूरा कंडक्शन है, भारत में एक कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स बनाए गए थे 1961 में। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन करवाने के नियम, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स बनाए गए थे 1961 में। तो ये 1961 में नियम बने हैं, और ये सारी चीजें जो हैं ये उन नियमों के आधार पर ही होती है। और इनमें क्या होता है, गिनती के जो नियम हैं, मतगणना के जो नियम हैं, ये आते हैं नियम 54A में। आमतौर पे ये नियम की संख्या वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जैसा मैंने कहा चुनावी साल है, इस साल ये एक आध चीज याद कर लीजिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो मतगणना के नियम जो आता है वो होता है नियम 54A। तो इसके नियम 54A के तहत क्या होता है कि भारत में वोट कैसे गिने जाएंगे उसकी प्रक्रिया यहां पे विस्तार से बताई गई है, ठीक है। अब वोटों के डालने की तरीका बदल गया है, तो निश्चित तौर पे उनको गिनने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे जब मैं छोटा था, जब मैं मतलब बहुत साल पहले, हमारे यहां एक मतपत्र पे ठप्पा लगाकर लोग वोट डालते थे, तो उस मतपत्र के बंडल बनते थे, 25-25 वोटों के बंडल बनते थे, पर वो पुरानी बात हो गई, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी ने, अगर जिसने वोट दिया है, आप सबने बटन दबाया होगा, ये आप देख सकते हैं, बटन दबाकर आपने वोट दिया होगा ईवीएम में, तो निश्चित तौर पर आपका वोट जो है वहां उस ईवीएम में स्टोर्ड है।
तो जब इलेक्शन खत्म होता है तो सारी ईवीएम को सुरक्षित तरीकों से एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। यह स्ट्रांग रूम क्या होता है? यह उसी संसदीय क्षेत्र का एक बहुत ही सुरक्षित जगह होती है जहां पर पूरी तरह सुरक्षा होती है और सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। सुरक्षा और सीसीटीवी का फीड दोनों यहां पे होता है और पूरी तरह से नजर रखी जाती है। इसकी फीड देखने के लिए उपलब्ध होती है सभी प्रत्याशियों के एजेंट्स को भी, कि आप भी इसकी सीसीटीवी फीड को देख सकते हैं कि ईवीएम्स के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। जिस तरह से इलेक्शन खत्म होते ही उनको तुरंत उठाकर हमने रख दिया स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम पे ताला लगता है, ताले को सील किया जाता है, ठीक है। और ये सारा काम जो है वीडियोग्राफी के जरिए होता है। इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनता है ताकि इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना रह जाए। ये सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद वहां पर पुलिस तैनात रहती है, सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। सीसीटीवी से पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी वहां पर ना होने पाए। ये सब समय चला गया। उसके बाद जब मतगणना का दिन आता है, जैसे मान लीजिए आज का दिन था, क्योंकि याद रखिए भारत में ये वाला चुनाव जो है ये तो मेरे ख्याल से इतिहास का सबसे लंबा चुनाव रहा होगा। 19 अप्रैल को शुरू हुआ था और आज हम 4 जून पर हम इसकी काउंटिंग कर रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने 19 अप्रैल को वोट डाला था उनके तो उंगली का भी निशान भी चला गया होगा शायद, और उनके भी वोट की गणना जो है वो आज की जा रही है। करीब कितने दिन हो गए? 10-12 दिन अप्रैल के हो गए, पूरा मई चला गया, तो मतलब 50 दिन के आसपास लगभग हो गए। तो इतने दिनों तक ये जो जितनी भी ईवीएम थी वो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रहती हैं, ताला उस पर लगा रहता है। तो आज के दिन क्या होता है? मतगणना के दिन सुबह को वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर आते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर नॉर्मली जिले के कलेक्टर होते हैं, जिले के जो जिलाधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो वहां का जो भी उस जिले का, उस क्षेत्र का, उस सीट का रिटर्निंग ऑफिसर है, वो व्यक्ति आता है। निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि, इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि, चुनाव आयोग अपने प्रतिनिधि भेजता है सभी सीटों पर वो, और साथ के साथ जितने भी वहां पर प्रत्याशी थे उनको या उनके एजेंट्स को भी बुलाया जाता है। प्रत्याशी आमतौर पे खुद नहीं आते क्योंकि बहुत सारे केंद्र होते हैं, अपने एजेंट्स को भेजते हैं, ठीक है। प्रत्याशी के एजेंट जो होते हैं वो यहां पर तैनात रहते हैं। उन सभी की उपस्थिति में फिर से वीडियो कैमरा के जरिए वीडियोग्राफी करते करते इस सील को खोला जाता है, स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है। ये बात क्लियर हुई? ये स्ट्रांग रूम जो है, ये ताला खुलने की प्रक्रिया में यहां पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है, चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है, और यहां पर जो आपके दल थे, जितने भी दल थे, उन सभी दलों के जो एजेंट है उन सबकी मौजूदगी में खोला जाता है इसको। इसमें कोई डाउट नहीं होता, ताकि कोई समस्या, कोई संदेह ना रह जाए। उसके बाद क्या होता है? आपका कोई भी जहां पे काउंटिंग का एरिया होता है, इसमें 2 नियम होते हैं। सबसे पहले काउंटिंग शुरू होती है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है। तो 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है पोस्टल बैलेट की, यानी कि उन मतों की जो डाक से भेजे गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि काउंटिंग जो आती है वो होनी शुरू होती है पोस्टल बैलेट की। तो पोस्टल बैलेट की गिनती हमेशा ईवीएम से पहले की जाती है। जब मतपत्र भी गिने जाते थे तब भी पोस्टल बैलेट पहले गिने जाते थे, ये याद रखिएगा। इसलिए आपने देखा होगा आज सुबह की हिंदू की क्लास पे मैं आपसे कह भी रहा था, जब 9-9:15 बजे थे तब हम कुछ लोग रुझानों की बात कर रहे थे, तो मैं वही कह रहा था अभी ये जो रुझान है ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, क्योंकि करीब आप मानकर चलिए तो पहले 30 मिनट तक ईवीएम नहीं खुलते। यानी कि ईवीएम की गणना जो होती है वो सुबह 8:30 से होती है। तो ईवीएम का पहला रुझान आते आते करीब 9:15-9:20 तक हो जाता है। उसके पहले का जो भी रुझान होता है वो आमतौर पे पोस्टल बैलेट का रुझान होता है, ठीक है। तो 8:30 बजे से ईवीएम की भी गणना शुरू होती है। ये बात क्लियर हुई? अब ईवीएम की गणना करने के लिए क्या किया जाता है? जो भी आपका कमरा होता है, जो भी आपका काउंटिंग बूथ होता है, उस बूथ में लगाई जाती हैं 15 मेजें। बहुत ही स्टैंडर्ड नियम है इसके, इनको आप बदल नहीं सकते। बहुत ही स्टैंडर्ड नियम है। 15 टेबल लगाई जाती हैं। उन 15 में से एक टेबल जो होती है वो होती है रिटर्निंग ऑफिसर की, जहां पर वो बैठता है। एक टेबल आपकी होती है रिटर्निंग ऑफिसर की, और बाकी 14 पर ईवीएम की गणना होती है। बाकी 14 पर ईवीएम्स में मतों की गणना की जाती है। अब याद करिए, अभी देखिएगा कि वहां का जो स्टाफ होता है, उस स्टाफ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि मुझे कौन सी टेबल पे बैठाया जाएगा।
ये डिसीजन पहले से नहीं लिया जाता ताकि किसी प्रकार की मेल मिलाप गड़बड़ी धांधली ना हो पाए। ये डिसीजन जो होता है ये रिटर्निंग ऑफिसर रैंडमली लेता है, ये याद रखिएगा। रिटर्निंग ऑफिसर पहले से या कोई भी जो वहां पे काम करता है, जो भी मतगणना में शामिल है, कोई भी व्यक्ति पहले से इस प्रकार की मेल मिलाप नहीं कर सकता, पहले से इस प्रकार की धांधली नहीं कर सकता कि वो इस वाली टेबल पे बैठेगा या वहां बैठेगा, क्योंकि ये निर्णय जो है रिटर्निंग ऑफिसर रैंडमली लेता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी टेबल पे बैठ के कौन सी मशीन की गणना करेगा। ये आपको पहले से नहीं पता होता। सारी की सारी मशीनें भी सील्ड होती हैं, ये याद रखिएगा। मशीन भी जब निकाली जाती है तो जब स्ट्रांग रूम से मशीन निकली तो ऐसा नहीं कि आपने बस निकाला और गिनना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। मशीनें भी सारी की सारी सील्ड होती हैं और इन सील्ड मशीनों को खोलने के पहले क्या होता है, हर मशीन का एक यूनिक आईडी होता है। हर मशीन का एक यूनिक आईडी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी प्रत्याशी हैं उनके एजेंट्स को बुलाकर दिखाया जाता है कि देखिए जिस मशीन को हमने यहां रखा था स्ट्रांग रूम में, ये वही आईडी वाली मशीन है। यानी कि पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी मशीन में कोई हेरफेर नहीं की गई है। यह बात भी एक बार सुनिश्चित कराई जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई संदेह ना रह जाए। ठीक है, तो ये सील जो है, ये फिर से एक बार, ये मशीन सील्ड होती है। तो ये यूनिक आईडी की पहचान के बाद, एक जो उनका हर मशीन का अलग आईडी होता है, उस यूनिक आईडी की पहचान के बाद मशीन की सील खोली जाती है। मशीन का सील जो है तोड़ा जाता है और सील तोड़ी जाने के बाद क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है मशीन का एक। उस कंट्रोल यूनिट में आप बस एक बटन दबा सकते हैं, तो उस बटन से आपको मालूम चल जाता है कि इस मशीन का स्कोर क्या है। इस मशीन में, ये वाली जो मशीन थी, इसमें कौन से प्रत्याशी को कितने वोट मिले, ये आपको मालूम चल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन में कंट्रोल यूनिट का बटन दबाया, तो अगर वहां पर कई सारे प्रत्याशी थे तो आपको उस मशीन का स्कोर जो है वो कंट्रोल यूनिट से मिल जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा आ जाएगा प्रत्याशी ए बी सी डी। प्रत्याशी ए को मान लीजिए मिले 700 वोट, बी को मिले 300 वोट, सी को मिले 425 वोट और डी को मिले 1050 वोट। ठीक है, तो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब इस मशीन के डेटा की एंट्री जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर एक फाइनल रिजल्ट शीट में करता है, क्योंकि याद रखिएगा हर संसदीय क्षेत्र में बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो रिजल्ट शीट में मशीन बाय मशीन एंट्री करी जाती है और ये एंट्री भी सभी एजेंट्स को दिखाकर करी जाती है। और आखिरकार इन एंट्रीज के जोड़ के आधार पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो करीब दोपहर होते होते या शाम होते होते विजेता की घोषणा कर देता है कि भाई ये हमारा आखिरी काउंट है, आप एक बार इसको देख लीजिए। सभी लोगों को वो दिखा देता है और उसके बाद वो विजेता की घोषणा करता है कि भाई इस मतदान के आधार पर यह व्यक्ति इस संसदीय क्षेत्र से विजयी रहा है। याद रखिएगा ये प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा एक बार मतगणना शुरू हो गई तो उसके बाद किसी को भी केंद्र से बाहर जाने की इजाजत होती नहीं है। ये जो आप देखते होंगे इतने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, बार बार जो रुझान आते हैं, तो इस टेबल का ही जो डेटा है इसमें जितने जैसे जैसे मशीनों का डेटा ऐड होता रहता है उसके बाद ये आमतौर पे बाहर डिस्प्ले पे लगाया जाता रहता है कि भाई इतना डेटा काउंट हो चुका है और उसके आधार पे अभी ये प्रत्याशी आगे है या फिर ये प्रत्याशी पीछे है। ये बातें सबको धीरे धीरे बताई जाती रहती हैं। ठीक है, तो जब शाम तक जब ये पूरी मतगणना खत्म होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो विजेता की घोषणा करता है। विजेता व्यक्ति को या फिर उसके प्रतिनिधि को जीत का सर्टिफिकेट प्रदान करता है और इसके साथ ही मतगणना की प्रक्रिया खत्म होती है। निर्वाचन आयोग ने अभी ये भी कहा है कि भाई जितनी भी ये ईवीएम्स हैं ये मतगणना के बाद भी और 45 दिन जो है सुरक्षित तरीके से रखी जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, तो निर्वाचन आयोग ने यह कहा है कि भैया मतगणना के बाद भी 45 दिन तक जो है इन ईवीएम्स को सुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद इनका जो हार्डवेयर है इन मशीनों को बनाने वाली कंपनियों को वापस कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो बेसिकली एक मतगणना का जो दिन होता है वो इस तरह से जाता है। सभी के लिए बड़ा व्यस्त दिन होता है, अधिकारियों के लिए, अफसरों के लिए बहुत बिजी दिन होता है, प्रत्याशियों के लिए, उनके एजेंट्स के लिए, क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारी जगह पे एक साथ नहीं हो सकता,
तो अक्सर उसके एजेंट जो है जगह जगह पर होते हैं और वो एक तरह से प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व वहां पर करते हैं। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, बहुत व्यस्त दिन होता है, लेकिन लोकतंत्र के दृष्टिकोण से यह दिन अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो मैं आशा करता हूं कि एक मतगणना की प्रक्रिया का ये जो पूरा दिन का फ्लो मैंने आपको समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है ये शुरू हो रहा है 10 तारीख से शाम को 6 बजे से। आप AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, 18 किताबें, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको दिल्ली बुलाकर आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर, ये सब आपको मिल जाएगा 27,999 में, अगर आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ते हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।